नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुबेरनाथ राय के निबंध संस्कृति का शेषनाग पर चर्चा करेंगे और इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, निबंध के सारांश का अध्ययन करेंगे और इस निबंध से संबंधित जो भी कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है उसका भी अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, यह जो निबंध है संस्कृति का शेषनाग, यह कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। इस निबंध की रचना जो है ललित निबंध के रूप में किया गया है। लेखक किसान को आधार बनाकर उसकी लोक संस्कृति, उसके सामुदायिक जीवन, उसके स्वहृदयता को आधार बना करके इस निबंध का सृजन किया हुआ है, इस निबंध का निर्माण किया हुआ है। लेखक ने निबंध में यह दिखाया है कि भारतीय संस्कृति जो है एक किसान संस्कृति है। किसान इस संस्कृति के केंद्र में है और किसान इस संस्कृति का शेषनाग है। वह सबका भार वहन कर रहा है, वही सबका भार ढो रहा है। लेखक किसानों की लोक संस्कृति, उसके सामुदायिक जीवन का चित्रण करता है और साथ ही यह भी दिखाता है कि राजनीति के तुमुल द्वंद्व में पड़कर किस प्रकार से किसानों का पतन हो रहा है, यानी वर्तमान समय में किस प्रकार से किसानों का पतन हो रहा है, उसका भी चित्रण इस निबंध में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निबंध के सारांश का अध्ययन कर लेते हैं और निबंध को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक निबंध की शुरुआत करता है कि कुछ समय पूर्व खेत उदास थे। खेतों के उदासी का कारण यह था कि जो खेत थे उनमें फसल नहीं था, फसल कट गए थे। जब खेत में हरियाली नहीं होता है तो खेत उदास लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बारिश होता है। बारिश के बाद सिवान मथार का जो क्षेत्र है वो मनसायन हो जाता है। कहने का आशय यह है कि जो खेत है फिर से जुताई बुआई के योग्य हो जाता है। फिर खेतों में जुताई की जाती है, बुआई होता है। जुताई बुआई के बाद जो फसल होता है, जो बीज होता है वो अंकुरित होने लगता है और अंकुरित होने के बाद देखते देखते वो 4 अंगुल से लेकर के 1 बित्ते के बराबर हो जाता है और पूरे खेत में हरियाली जो है फैल जाती है। लेखक कहता है कि लहलहाती हरितिमा बच्चे की तरह सुंदर लग रही है, यानी जिस प्रकार से एक बच्चा सुंदर लगता है उसी प्रकार से यह लहलहाती हरितिमा भी सुंदर लग रही है। जिस प्रकार से बच्चा किलकारी मारता है उसी प्रकार से ये भी किलकारी मार रहे हैं और जिस प्रकार से उगता हुआ बाल सूर्य जो है सुंदर लगता है उसी प्रकार से ये फसल भी सुंदर लग रहे हैं। लेखक कहता है कि धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी और कुंवारी कन्या का रूप लेने लगी, यानी फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ करके कुंवारी कन्या का रूप वह ले लिया। लेकिन किसान ने क्या किया? किसान ने फूल लगने से पहले और दाना आने से पहले इसे शस्य पार्वती मानकर शीश नवाया। शस्य कहते हैं फसल को, पार्वती कहते हैं देवी को, तो फसलों की देवी मान करके उसके सम्मुख शीश नवाया, उसके सम्मुख नतमस्तक हुआ। इसके स्वागत में हरितिमा पर्व का आयोजन किया। फसलों के स्वागत में किसान ने हरितिमा पर्व का आयोजन किया और जो भगवती हैं उनको खीर पूरी अर्पित किया। किसान हरितिमा पर्व का आयोजन करता है उसके स्वागत में और भगवती को खीर पूरी अर्पित करता है। आगे लेखक कहता है कि जिसे अन्य लोग पूरी कहते हैं, यानी देश के अन्य लोग जिसको पूरी कहते हैं, भोजपुरी के लोग उसको पूरी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी जो पूरी होती है, भोजपुरी लोगों की जो पूरी होती है उसको दाल पूरी के नाम से जाना जाता है। इसमें नमक, हल्दी, हींग से युक्त चने की दाल भरी जाती है। चने की दाल का पूरन इसमें भरा जाता है, यानी दाल पूरी उसे कहते हैं। किसानों की पूरी वह होती है जिसमें पूरन भर करके बनाया जाता है। आगे लेखक कहता है कि दूध चावल के खीर के साथ यही 7 जोड़ा पूरी भगवती को अर्पित किया जाता है, यानी दूध चावल का खीर और 7 जोड़ा पूरी भगवती को अर्पित किया जाता है। लेखक यह भी बताता है कि 7 जोड़ा ही क्यों अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवती काल रूपा कालिका हैं। सप्ताह में 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन की एक भगवती होती है, इसीलिए 7 जोड़ा पूरी जो है उसको अर्पित किया जाता है। लेखक कहता है कि भोजपुरी प्रदेश में कालिका का मूर्ति नहीं होता है, कालिका के मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। एक चैत्य पर 7 स्तन बनाए जाते हैं, तो 7 स्तन 7 भगवती के प्रतीक होते हैं और यह स्तन जो है वात्सल्य का भी प्रतीक होता है, क्योंकि गांव के लोग ये मानते हैं, किसान लोग ये मानते हैं कि ये मेरी माँ है और इससे वात्सल्य का स्नेह मिलता है, इसलिए यह वात्सल्य का भी प्रतीक होता है। यह भोजपुरी जाति की दूध पूत देने वाली देवी है, उनकी मनोकामना को पूरा करने वाली देवी है। यह विष्णु की सहोदरा है और हरितिमा की खीर पूरी इसी को अर्पित किया जाता है, इसी को चढ़ाया जाता है। आगे लेखक कहता है कि इस भोजपुरी पूरी को बंगाली लोग शुद्ध घी में छानकर राधा बल्लभी कहते हैं। जो भोजपुरी की पूरी है जिसमें पूरन भर करके बनाया जाता है, बंगाली लोग जब इसको शुद्ध घी में छानते हैं तो इसको राधा बल्लभी नाम देते हैं।
आगे दृश्य बदलता है और लेखक कहता है कि मन बड़ा मायावी नट है। मन जो है बड़ा ही मायावी नट है, वह क्या क्या नहीं देख लेता है। मन के पास पश्यंती विद्या है, जो एक अंगूठे को देखकर पर्दे के भीतर छिपी पूरी छवि को देख सकता है। यानी यहाँ लेखक कल्पना की बात कर रहा है और इसके बाद लेखक जो है कल्पना में खो जाता है। लेखक कहता है कि यह मन गंगा के तट पर 1000 वर्ष पहले उगे वृक्षों को देख लेता है, यानी कल्पना कर लेता है। 1000 वर्ष पहले की संध्याओं की कल्पना कर लेता है। उसके चांदनी रात में उसके संवेदनाओं में लेखक क्या करता है, खो जाता है, यानी पूरी तरीके से लेखक कल्पना में खो जाता है। वह कहता है कि सांस्कृतिक बोध पर चलते चलते सौंदर्य में भटक जाना मेरी बुरी आदत है। यानी मैं जब सांस्कृतिक बोध पर चलता हूं तो बीच बीच में सौंदर्य में भटक जाता हूं, लेकिन सौंदर्य में बहुत देर तक भटका नहीं रहता हूं, पुनः लौट आना पड़ता है अपनी पहचान को लेकर के। अब इसके बाद लेखक अपना पहचान बताता है कि मैं अमुक किसान का लड़का हूं। मेरी पहचान कवि या कलाकार की न होकर के किसान की है। मेरी 14 पीढ़ियां किसान रही हैं, यानी हमारे पूर्वज जो है वो किसान ही हैं। मैं भी किसान हूं, मेरी पहचान कवि या कलाकार के रूप में नहीं है। आगे लेखक कहता है कि मेरे पिताजी कहते थे कि हम लोग ब्राह्मण हैं। मैं तुरंत प्रतिवाद करता था कि ब्राह्मण नहीं, किसान ब्राह्मण, यानी हम लोग ब्राह्मण नहीं है बल्कि किसान ब्राह्मण हैं। लेखक कहता है कि पिताजी को लगता था कि ब्राह्मण के आगे किसान लगा देने से ब्राह्मण का अवमूल्यन हो जाता है, ब्राह्मण शब्द का क्षरण हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है। पर मेरा अब भी मानना है कि इससे ब्राह्मण की महिमा बढ़ जाती है। यानी जब ब्राह्मण शब्द के आगे किसान शब्द जुड़ जाता है तो ब्राह्मण की महिमा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल भारत जो है वह किसान भारत है और असली संस्कृति जो है वह किसान संस्कृति है। किसान से बड़ा कोई नहीं है। आगे लेखक कहता है कि पंच महाभूत जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, उस पंच महाभूतों के हाथ से जब किसान का हाथ मिलता है तब जाकर के इन खेतों से हरितिमा का जन्म होता है, तब जाकर के खेतों में पौधे उगते हैं, हरियाली जो है फैलती है। आगे लेखक कहता है कि किसान संस्कृति 19वीं सदी तक भारतीय संस्कृति की केंद्र रही। उसके बाद उसे औद्योगिक संस्कृति या पूंजीवादी संस्कृति से सामना करना पड़ा। यानी 19वीं शताब्दी तक जो है भारतीय संस्कृति के केंद्र में किसान संस्कृति रही है। उसके बाद किसान संस्कृति को औद्योगिक संस्कृति या पूंजीवादी संस्कृति से चैलेंज प्राप्त हुआ, उसका सामना करना पड़ा। आगे लेखक कहता है कि पूंजीवादी संस्कृति में पूंजीपति और श्रमिक के बीच जो रिश्ता होता है वो यांत्रिक रिश्ता होता है। उनके बीच जो है वेतन और भत्ते वाला रिश्ता होता है, जबकि कृषक संस्कृति में खेतिहर और हलवाही के बीच सहजीवन का बोध होता है। उनके भीतर वह रिश्ता नहीं होता है जो है पूंजीवादी व्यवस्था के बीच होता है। आगे लेखक कहता है कि किसान भारतीय समाज की सांस्कृतिक इकाई ज्यादा है, आर्थिक इकाई कम है। किसान भारतीय समाज का केंद्र है, वह भारतीय समाज के केंद्र में स्थापित है, लेकिन अब वह केंद्र से धीरे धीरे हटता जा रहा है और हटने का कारण राजनीतिक द्वंद्व है। राजनीतिक द्वंद्व के कारण वह धीरे धीरे संस्कृति के केंद्र से हटता जा रहा है। आगे लेखक कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का मंच जमींदारों ने ले लिया था, यानी जो किसान थे उनके मंच को जमींदारों ने ले लिया था। और आज जो है वामपंथी आंदोलन जो है, वामपंथी राजनीति जो है उस पर मजदूर का वर्चस्व स्थापित कर रही है। कहने का आशय है कि आज भी किसानों को बहुत अधिक महत्व नहीं मिल रहा है। आज के समय में जो राजनीति है वामपंथी, वह किसानों का स्थान मजदूरों को दे रही है। आगे लेखक कहता है किसान का दिल कैसा होता है, लेखक एक सन्यासी के संस्मरण से बताता है। यानी लेखक निबंध में एक सन्यासी का संस्मरण सुनाता है, उसके माध्यम से किसानों के दिल के बारे में बताता है कि उनका दिल कितना बड़ा होता है। लेखक कहता है कि एक परिचित सन्यासी अवध बिहारी दास, जिन्हें पौहारी जी कहा जाता था, यानी लेखक के एक परिचित सन्यासी थे अवध बिहारी दास जिनका नाम था, उनको पौहारी जी कहा जाता है। लेखक पौहारी का अर्थ भी बताता है और कहता है पौहारी का आशय पौहारी नहीं, पवन पीकर जीवन व्यतीत करने वाले नहीं, बल्कि पयहारी यानी दूध पीकर या दूध से बने पदार्थों को खाकर जीवन व्यतीत करते थे वे, उनके द्वारा अन्न नहीं खाया जाता है। आगे लेखक कहता है कि 50 वर्ष पूर्व वे रामानंदी सन्यासियों के साथ गिरनार पर्वत पर यात्रा के लिए निकले। यानी जो पौहारी जी थे वे रामानंदी सन्यासियों के साथ 50 वर्ष पूर्व जो है गिरनार पर्वत पर यात्रा के लिए गए हुए थे, क्योंकि गिरनार पर्वत उस समय अत्यंत पवित्र माना जाता था। रास्ते में मालवा पड़ा। मालवा में द्वादशी पारण के लिए सन्यासियों का जत्था रुकता है और एक एक सन्यासी एक एक किसान के घर पारण करने के लिए
चला जाता है। पौहारी जी भी एक किसान के यहाँ चले जाते हैं। किसान की जाति ठाकुर होती है, उसका घर कच्चा होता है, उसके कच्चे घर में वे जाते हैं और राम नाम का जप करने लगते हैं। वे अन्न नहीं खाते थे, अन्न का जो है भोग नहीं लगाते थे। जब किसान उससे पूछता है कि बाबा भोग किस चीज़ का लगाएंगे, तो वो बताते हैं कि अगर 1 पाव दूध मिल जाए तो उससे भोग हमारा लग जाएगा। पर ठाकुर को यह जो स्वागत था वो फीका लगता है। वह नहीं चाहता है कि बाबा जो है केवल और केवल इसका भोग लगाए, 1 पाव दूध से भोग लगाए। वह 1 घंटे के लिए अंदर जाता है, घर के अंदर जाता है, और जब घर के बाहर निकलता है तो वह बाबा के लिए 1 किलो शुद्ध घी, 2.5 सेर सिंघाड़े का आटा, आलू, चीनी, दूध, किशमिश, मेवा, चिरौंजी आदि के साथ लौंग, इलायची, मिर्च, हल्दी और सेंधा नमक सब कुछ ला करके बाबा के सामने रख देता है। उसके बाद बाबा के द्वारा भोजन बनाया जाता है, बाबा भी खाते हैं, उसका पूरा परिवार भी खाता है। यानी जो ठाकुर था, जो किसान था, वो पौहारी जी का अच्छे से आतिथ्य करता है, उनका स्वागत जो है अच्छे से करता है। अब भोजन के बाद जब गृहस्थ पैर दबाने लगा, यानी जो ठाकुर था, जो गृहस्थ था, वो जब बाबा का पैर दबाने लगा, तब पौहारी जी को पता चलता है कि इसके घर में 10 लोगों का खर्च है, इसके पास 5 से 6 बीघा खेत है, पर फसल इस बार ठीक नहीं हुआ है, फसल जो है मारी गई है, 30 मन से भी कम अन्न हुआ है। फिर उसके बाद बाबा पूछते हैं कि अगर इतना कम अन्न हुआ है, ऐसे दशा में हो, तो इतनी व्यवस्था कहाँ से तुमने किया था। उसके बाद किसान बताता है कि बनिए के घर 1 मन गेहूं बेचकर यह प्रबंध किया था। यह सुनकर बाबा के हृदय में खच्च से लग जाता है, बाबा को बहुत दुख होता है, लेकिन बाबा कुछ कर नहीं पाते हैं, सिवाय आशीर्वाद देने के बाबा उसका कोई कल्याण नहीं कर पाते हैं। लेखक कहता है कि आज जब किसान के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में खच्च से लग जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। आज किसान बनिए और श्रमिक शक्ति की राजनीति के बीच पिस गया है। यानी बनिए और श्रमिक शक्ति की जो राजनीति है, जो वामपंथी राजनीति है, उसके बीच जो है किसान जो है पिसता चला जा रहा है। आज डॉक्टर, नेता, अफसर, ठेकेदार, दुकानदार सबकी उन्नति हो रही है, अधोगति केवल किसान की हो रही है, पतन जो है केवल किसान का हो रहा है। एक किसान गृहस्थी संस्कृति के शेषनाग हैं और सबका भार वहन करते हैं, लेकिन इनका भार वहन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस निबंध की रचना कुबेरनाथ राय जो हैं सांस्कृतिक निबंध के रूप में करते हैं, ललित निबंध के रूप में करते हैं, और किसानों के संस्कृति के बारे में बताते हैं, और यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से किसानों के संस्कृति का पतन हो रहा है, किस प्रकार से उसको औद्योगिक संस्कृति का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर जो निबंध है वो समाप्त हो जाता है। अब महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला जो कथन है वह है कि मन के पास पश्यंती विद्या है, जो महज पैर के एक अंगूठे को देखकर अवगुंठन के भीतर छिपी पूरी की पूरी छवि को निवारण करके देख सकता है। इस कथन को आप याद रखिएगा, यह कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा जो कथन है वह है कि असल भारत है किसान भारत, असली संस्कृति है किसान संस्कृति, किसान दावा है, बाकी सब या तो उसके पवनी हैं नहीं तो चोर हैं। यह भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरा और अंतिम कथन है कि किसान इस भारतीय समाज की एक प्राणवान सांस्कृतिक इकाई ज्यादा है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाई कम। यह भी कथन आप याद रखिएगा, इसे भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।